हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 9 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, उन सभी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द कमीशंस आर कमेटी फॉर इम्प्रूविंग सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया इन असेंडिंग आर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ कमीशन और कमेटीज दी गई हैं जिनको आपको उस किस क्रम में फॉर्म हुई हैं उसके आधार पे आपको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आते हैं बिलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में इसका गठन किया जाता है। सरकारिया जो कमीशन है इसका गठन आपका किया जाता है 2007 में, सॉरी 1983 में इसका गठन किया जाता है। पुंछी कमीशन जो है इसका गठन 2007 में किया जाता है। बोरे कमेटी को सेटअप किया जाता है 1943 में। और वहीं पर जो राजमन्नार कमेटी है इसको गठन किया जाता है, इसका गठन 1969 में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कमेटी गठित की जा रही है वो डी नंबर की जा रही है। उसके बाद आपका बलवंत राय मेहता समिति कमेटी आएगा, फिर राजमन्नार कमेटी आएगा, फिर सरकारिया कमेटी आएगा और सबसे लास्ट में पुंछी कमीशन आएगा। यानी सी नंबर जो है तो सबसे लास्ट में है और डी सबसे पहले, यानी कि आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है DAEBC, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक ना। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर जो है कमीशन और कमेटीज का वो है, पहला बोरे कमेटी बनती है 1943 में। फिर इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी आती है जो 1957 में बनती है। राजमन्नार कमेटी 1969 में बनती है। सरकारिया कमीशंस को 1983 में सेटअप किया जाता है। वहीं पुंछी जो कमीशन है उसको 2007 में सेटअप किया जाता है। तो ये कमेटीज और इम्पोर्टेंट जो कमीशन है उनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट कम अंडर द ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत इनमें से कौन से जो सर्विसेज नहीं आती है आपको बताना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका आता है, इंडियन पुलिस सर्विस भी आपका आता है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आता, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, इंडियन कस्टम सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता। ठीक ना। तो यहाँ पर केवल कौन कौन से आती हैं, A B और D आते हैं, नहीं आने वाला है C और E। आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आते, तो C और E जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। C और E जो सर्विसेज हैं वो आपका नहीं आती। ठीक ना। तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज है उसमें 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो नहीं आते वो इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन कस्टम सर्विस, ये दोनों ऑल इंडिया सर्विस के पार्ट नहीं है बल्कि ये दोनों सेंट्रल सर्विसेज के पार्ट है। ठीक ना। तो दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं आती बल्कि सेंट्रल सर्विसेज में हमारी इनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल राइट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो राइट्स है वो जस्टिसिएबल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसिएबल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसिएबल नहीं है, ना तो प्रियम्बल ही जस्टिसिएबल है। आपकी जो फंडामेंटल राइट है वही जस्टिसिएबल राइट है, जिसको आर्टिकल 32 के तहत ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 35 में जो है तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड मेनी स्ट्रीम्स, वन ऑफ देम वाज एक्सट्रीमिस्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विच इज करेक्ट। तो आपको मालूम है जैसे इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है उसमें कई स्ट्रीम हमको दिखाई देती हैं, मॉडरेट की स्ट्रीम दिखाई देती है, रेवोल्यूशनरी लीडर्स की दिखाई देती है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट एक जो तो स्ट्रीम है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से ऐसे जो लीडर्स है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से रिलेट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट थे, बिपिन चंद्र पाल ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, इनका ये दोनों मॉडरेट लीडर्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लाल ए बी सी जो ऑप्शन है यानी लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ऑनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the president of India resign, she address resignation letter to। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिजाइन करते हैं तो किसको एड्रेस करके वो रिजाइन करते हैं? तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको रिजाइन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब रिजाइन करता है तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है, जबकि प्रेसिडेंट जब रिजाइन करते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो अपना जो रिजिग्नेशन लेटर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है एज पर आर्टिकल 56(1) सब क्लास ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द इवेंट इन लिस्ट 1 विद देयर करस्पॉन्डिंग ईयर्स इन द लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हैं और वो किस वर्ष में वो इवेंट हुए हैं उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो जो फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन होता है ये 1952 में होता है। एडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया जाता है वो 1949 में होता है। फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 1950 में मनाया जाता है। और प्रोमulgेशन ऑफ द इमरजेंसी जो लगाई जाती है देश में वो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए का 4, बी का आपका जो है तो ऑप्शन सेकंड नंबर है, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। ठीक ना। फर्स्ट लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो अक्टूबर 1951 से 1952 के बीच, मार्च 1952 के बीच होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया जाता है 1949 में 26 नवंबर 1949 को जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है और इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन जो है तो फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो 25 जून 1975 को लगाई जाती है, जो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इनमें से करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, वन साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के एलिमेंट हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड वाज वेरी मच डोमिनेटेड बाय द रिलीजन। तो ब्रिटिश इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर रिलीजियंस का डोमिनेंस दिखाई देता है। रिलीजियंस के आधार पे उनको इलेक्शन में रिजर्वेशंस भी दिया जाता है। ठीक ना। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जो 1909 में आता है उसमें भी उनको मुस्लिम लीग को रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद जो रिफॉर्म होते हैं उसमें सिख कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी को रिफॉर्म्स में जो तो इलेक्शंस में उनको वोट दिया जाता है। ठीक है, इसके रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो है तो वहाँ पर कम्युनल वायलेंस भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था ब्रिटिश पीरियड में उसमें रिलीजियंस के द्वारा वो डोमिनेट कर रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज द प्रेसिडेंट। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो रियल पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर वो प्राइम मिनिस्टर्स के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिस्टम हो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। तो ये आपका करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, द ब्यूरोक्रेसी प्लेज ए मिनिमलिस्टिक रोल इन गवर्नमेंट सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी जो है तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ना कि मिनिमलिस्टिक। ठीक ना। तो यहाँ पर डी ई स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। केवल ए, बी और डी जो ऑप्शन है वहां पर करेक्ट है, यानी थर्ड नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक ना। तो थर्ड जो ऑप्शन है यानी ए, बी, डी जो स्टेटमेंट थे आपके वो करेक्ट थे, और सी और ई स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। और इस क्वेश्चन को जो है तो ड्रॉप कर दिया गया है। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए थे और इनमें से आपको बताने थे कौन करेक्ट ऑप्शंस है। तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शंस था वो करेक्ट नहीं थे, इसको ड्रॉप कर दिया गया है एंट्री के द्वारा। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। क्या ऑल पार्टी जो तो गवर्नमेंट को में रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, तो ये इनका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इलेक्शंस जीतता है वही जो तो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट में और जिसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। तो पार्लियामेंट नहीं बल्कि लोअर जो हाउस होता है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म के लिए नहीं इलेक्ट होती, बल्कि जब तक उसको कॉन्फिडेंस मिला रहता है लोअर हाउस का तभी तक वो जो तो गवर्नमेंट बनाती है, नहीं तो नहीं रहती। The government is chosen by the parliament and cannot be removed before the completion of its fixed term। तो जो गवर्नमेंट है उसको पार्लियामेंट के द्वारा चूज किया जाता है और उसको रिमूव नहीं किया जाता, जो उसका फिक्स टर्म है 5 साल का उससे पहले रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक ना। ये डी स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है। एन इंडिपेंडेंट बॉडी इज इटेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना की गई है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है आर्टिकल 324 के तहत, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट बस आपका यहाँ पर करेक्ट था, बाकी कोई भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं थे। इस, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक ना, कोई भी ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, उसको करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी एमंग द रिलीजियस कम्युनिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट को इंटरवीन करने की बात करता है रिलीजन ऑर्डर में, ताकि जो इक्वलिटी है, रिलीजियस हार्मनी है वो बना रहे रिलीजियस कम्युनिटी के बीच। ये करेक्ट है। ठीक ना। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो ग्राउंड्स के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करने से, डिस्क्रिमिनेशन करने से प्रोहिबिट करता है, रोकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। The Constitution provide all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion and not follow any। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो पावर देता है इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को कि वो जो रिलीजन चाहे वो उसको प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपगेट करें, फैलाएं, और चाहे तो कोई भी रिलीजन्स को ना माने। ये आज़ादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर इंडिविजुअल्स यानी कम्युनिटीज को ये दी गई है। तो ये भी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट है, The Constitution of India advocate the title of military and academic distinctions for the citizen of India। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 18 है उसमें जो तो ये कहा गया है कि मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल्स के अलावा कोई भी टाइटल्स नहीं दिया जाएगा इंडियन सिटीजन्स को। तो ये भी करेक्ट है। वो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जो है तो देने की बात करता है, उसको एडवोकेट करता है, लेकिन उसके अलावा किसी भी प्रकार के टाइटल्स को रखने की जो है तो एडवोकेट वकालत नहीं करता। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट आर नॉन जस्टिसिएबल राइट। तो फंडामेंटल राइट नॉन जस्टिसिएबल नहीं है, बल्कि ये जस्टिसिएबल राइट है। इसलिए ई स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। बाकी सभी ए, बी, सी,
डी स्टेटमेंट जो थे वो आपके करेक्ट थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। ए बी सी डी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है और ई स्टेटमेंट जो है तो आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्नर स्टोन ऑफ ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेट ड्राइव फ्रॉम आर्टिकल्स 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो शक्तियां मिली हुई हैं वो आर्टिकल 324 के तहत मिली हुई है, ये बात सही है। तो इसको बारे में आपको स्टेटमेंट कुछ दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 324 mandate the commissions is to be led by the single chief elections commission। तो सिंगल जो है तो चीफ इलेक्शंस कमीशन होगा, ये बात सही है। एक चीफ इलेक्शंस कमीशन होता है, बाकी उनके एडिशनल जो है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं बाकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन बी अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर। तो प्रेसिडेंट जो है तो एडिशनल कमिश्नर जो है तो अपॉइंट कर सकता है, ये भी बात सही है। जजिस्ट्री इज बार्ड फ्रॉम द इंटरफेरेंस इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो जजिस्ट्री को जो तो बार्ड किया गया है कि वो इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा, इंटरफेरेंस करने से रोका गया है। तो ये भी बात सही है, यानी सी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। द इलेक्शन कमीशन आल्सो कंडक्ट द इलेक्शंस फॉर ऑफ पंचायत। इलेक्शंस ऑफ पंचायत को जो है तो वो कंडक्ट नहीं कराता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बल्कि जो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं पंचायत के इलेक्शंस कराने के लिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो प्रेसिडेंट के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है जनरल असेंबली के जनरल इलेक्शंस होता है उसको कराने की जिम्मेदारी होती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पर ये आपका डी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है एक्ट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं करता जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो केवल ए बी और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी दूसरा नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो ए बी सी जो स्टेटमेंट है यही बस करेक्ट है, डी और ई स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 9 वीडियो, जिसमें हमने 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से उनको हमने सॉल्व किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।